हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। क्लास 11th अकाउंटिंग की हम बात कर रहे हैं, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। क्लास 11th अकाउंटेंसी के अंदर फोर्थ चैप्टर है हमारा। उस फोर्थ चैप्टर में बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात की गई है कि अकाउंटिंग करने के बेस क्या है, आधार क्या है। तो दो तरीके से अकाउंटिंग की जा सकती है, एक है कैश सिस्टम और दूसरा होता है एक्रूअल सिस्टम, या इसका दूसरा नाम भी है मर्केंटाइल सिस्टम। इस पर आज हमारी वीडियो होने वाली है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे कि साहब कैश सिस्टम में तो प्रॉब्लम नहीं आती, पैसा आया तो डेबिट कर दो, पैसा गया तो क्रेडिट कर दो। यानी पैसा आया है, डेबिट करने का मतलब प्लस कर दीजिए, और पैसा अगर गया है तो क्रेडिट कर दीजिए। मतलब कैश अकाउंट की तरह डील होता है, पैसा आया है तो प्लस करना है, बात खत्म हो गई। लेकिन समस्या तब आती है साहब जब हमें एक्रूअल सिस्टम से काउंटिंग करना होता है, तब हम क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं, हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, हमें चीजों को रटना पड़ता है, समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, और समझ भी लिया कभी तो क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग जाता है। तो आज हमारी वीडियो इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर होने वाली है कि बेसिस ऑफ काउंटिंग चैप्टर के अंदर ये जो दोनों बेसिस हैं उसको हम किस तरीके से सॉल्व करें, और बहुत ही सिंपलिस्टिक अप्रोच के साथ हम आज इस चैप्टर को डील करने वाले हैं। और अगर आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और इस चैप्टर की खासियत मेरे बच्चों ये है कि ये चैप्टर 2-3 पर्पस सॉल्व करता है। अगर आप कैश सिस्टम की बात करें तो कैश अकाउंट भी आपको समझ में आ जाता है, और अगर आप एक्रूअल सिस्टम की बात करते हैं तो ये आपको फाइनल अकाउंट चैप्टर सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और आगे चल करके आगे जितनी भी क्लासेस हैं वहां मर्केंटाइल सिस्टम या एक्रूअल सिस्टम ही फॉलो होता है, तो एक्रूअल सिस्टम का बेस आपको यहां से मिलता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी क्या है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। बट अगर मेरे चैनल पे आप नए हो और वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को भाई मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, कर लेना। और अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो बड़े इत्मीनान से चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। और अगर वीडियो अच्छी लगे, सब्सक्राइब करने की इच्छा हो, सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी करना, सो दैट इसके बेनिफिट दूसरे स्टूडेंट्स भी, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके दोस्त बंधु उठा सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठना। देखो, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो जो बेसिस होता है अकाउंटिंग करने के, जो बेसिस हैं वो दो तरीके से अकाउंटिंग हो सकती है हमारी। ठीक है, वो दो बेसिस कौन कौन से देख लेते हैं हम। जो हम बेसिस की बात कर रहे हैं, बेसिस की बात कर रहे हैं, SES है, ठीक है ना, आई नहीं है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो दो तरीके से, बेस का मतलब होता है आधार। तो अकाउंटिंग दो तरह से हो सकता है, ध्यान से देख लीजिएगा आप इसको। एक होता है कैश सिस्टम, कैश सिस्टम, और दूसरा होता है एक्रूअल सिस्टम। ध्यान से देखना, एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। बहुत सिंपल सी बात है। कैश सिस्टम का मतलब क्या है, पैसा अगर आया है तो प्लस करना है, बात खत्म हो गई। वो किसी भी साल का आया हो, आगे का आया हो, पीछे का आया हो, कोई मतलब नहीं इससे। मतलब आगे पीछे से मेरा मतलब है, मैं यहाँ एक डायग्राम अगर बनाऊं, थोड़ा सा बोल्ड करके बना देता हूं सो दैट दिक्कत ना है। ये आपका करंट ईयर है, ये आपका नेक्स्ट ईयर है, ये आपका प्रीवियस, दिस इज योर प्रीवियस ईयर, दिस इज योर करंट ईयर, दिस इज योर नेक्स्ट ईयर। इस एरिया में जो कुछ भी आया है, भले वो यहां का आया हो, यहां का आया हो, कभी का भी आया हो, आपको प्लस करना है। सिंपल सी बात है। इसीलिए इसका नाम क्या है, पैसे से मतलब है, पैसा आने से मतलब है। यहां पर ऐसा नहीं होता माय डियर। यहां क्या होता है, ये आपका प्रीवियस ईयर, ये आपका करंट ईयर, ये आपका नेक्स्ट ईयर। दिस इज योर प्रीवियस ईयर, दिस इज योर करंट ईयर, दिस इज योर नेक्स्ट ईयर। तो आपको यहां अकाउंटिंग सिर्फ इस साल का जो पैसा है वही लिखना है। मतलब जो आपका करंट ईयर है वो कोई भी हो सकता है। अभी हमारा 24-25 चल रहा है, मैं लिख भी देता हूं 24 और 25 का जो पैसा है वही लिखना है। अगर पिछले साल का पैसा, कोई यहां का पैसा यहां पे मिला हुआ है तो उसे हटा दो भाई साहब। कोई यहां का पैसा अगर आपको यहां मिला हुआ है तो उसे हटा दो, क्योंकि वो इस साल का है ही नहीं। वो नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर में लिखना चाहिए। और बिल्कुल लॉजिकल सी बात है यार, मेरे हिस्से का जो पैसा है मैं वही तो रखूंगा। यार आपके फ्रिज में 3 टॉफी रखी हुई है, लेकिन आपके हिस्से कुछ 3 में से एक ही टॉफी है, तो आपको एक ही टॉफी खाने को मिलना चाहिए ना। आपके हिस्से का तो एक ही है, आप दूसरे का टॉफी कैसे खा सकते हो, नहीं खा सकते। तो उसे आपको फ्रिज में ही रहने देना चाहिए, आपको उसे निकाल के नहीं खाना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात। इसी कंसेप्ट पर ये चैप्टर बेस्ड है और ये सिस्टम हमारा बेस्ड है। आगे चल करके हमें एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग समझना है। इसके चार्ट अगली
जो स्लाइड है उसके अंदर हम चार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, कॉपी पेन लेकर के बैठ लें। स्क्रीनशॉट किसी को अगर लेना हो तो यहां तक की स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहां पर एक बात और बता दूं मैं आपको, यहां पर आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के ट्रीटमेंट करने होते हैं। अगर एक्सपेंसेस है तो, और इनकम है तो अगली स्लाइड में हम उसके चार्ट भी बनाने वाले हैं। तो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के एडजस्टमेंट करने खर्चों के मामले में, और इनकम के मामले में आपको अक्रूड और अनअक्रूड के ट्रीटमेंट करने हैं। और उसी पर बेस्ड ये नाम भी है, अक्रूवल जो कंसेप्ट सिस्टम नाम है वो अक्रूड वर्ड से है। द इनकम विच इज अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड येट, जो उसकी डेफिनेशन अगली वाली स्लाइड में हम देखने वाले हैं। किसी को अगर यहां तक का अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें। तो देखो, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी बिजनेस के अंदर आप देखिए, किसी भी बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक्सपेंसेस होंगे और इनकम होगी। किसी भी बिजनेस की बात करूं, अगर मैं बिजनेस की बात करता हूं तो बिजनेस के अंदर आपको दो चीजें मिलेंगी। ध्यान से देखना, आप इसको एक चार्ट बना देता हूं। तो बिजनेस के अंदर आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो मिलेगा एक्सपेंसेस और दूसरा मिलेगा आपको इनकम, कमाई। ठीक है, इन दोनों ही चीजों को अगर आपने समझ लिया तो आपका काम आसान हो जाने वाला है। अब जरा देखिए, थोड़ा सा एक चार्ट और बना लेते हैं हम, दोनों तरफ बना लेते हैं एक्सपेंसेस से रिलेटेड। ये मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा करेंट ईयर है, जो भी आप लेना चाहें। ये आपका नेक्स्ट ईयर है और ये आपका प्रीवियस ईयर है। ठीक है, सेम मैं यहां पर भी बना रहा हूं। दिस विल बी योर करेंट ईयर, दिस विल बी योर नेक्स्ट ईयर एंड दिस विल बी योर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अभी हमारा 24-25 चल रहा है तो हमारे लिए 24-25 विल बी करेंट ईयर। ठीक है, यहां भी मैं लिख देता हूं 24 and 25 विल बी योर करेंट ईयर, और 25-26 विल बी योर नेक्स्ट ईयर एंड 23-24 विल बी योर प्रीवियस ईयर। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अब जरा देखिए, आप जो ये अकाउंटिंग कर रहे हैं वो करंट ईयर के लिए कर रहे हैं। अब करंट ईयर के लिए जब आप कर रहे हैं तो आप जरा देखिए, एक्सपेंसेस के अंदर दो चीजें होंगी, एक तो होता है आउटस्टैंडिंग, और एक होता है प्रीपेड। प्रीपेड, इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। आउटस्टैंडिंग को नॉट येट पेड भी कहते हैं, ड्यू भी कहते हैं, प्रीपेड को एडवांस पेड भी कहते हैं। ठीक है, खर्चों की बात करें तो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि आपने ये पूरे साल भर है आपके 12 महीने, इन 12 महीने में से आपने 11 महीने का पेमेंट तो किया है, बट ये 12वें महीने का पेमेंट आपने नहीं किया है। कोई भी खर्चा मान लें आप, आउटस्टैंडिंग सैलरी मान लें, रेंट मान लें, कुछ भी मान लें, तो आपको तो खर्चे, आपको तो जो P&L अकाउंट बनाना है या अकाउंटिंग करनी है वो 12 मंथ्स की करनी है। तो ये जो एक महीने का पैसा है, सपोज ये 5000 रुपीज है, तो ये 5000 आपके लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो अभी आपने 11 इंटू 5000 के हिसाब से 55,000 आपने सपोज P&L के यहाँ खर्चे में लिखा है, इसकी जनरल एंट्री कर रखी है। तो आपको इस 5000 की भी जनरल एंट्री करनी पड़ेगी और इसको आपको अकाउंटिंग के अंदर दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग इस 5000 का होगा क्या, ये हमारे लिए मुद्दा है। तो जब कभी भी आउटस्टैंडिंग आएगा, तो आउटस्टैंडिंग अगर दिख जाए क्वेश्चन के अंदर, तो आपको एक तो प्लस करना है, पहला इफेक्ट इसका। ठीक है, दूसरे इफेक्ट की मैं बात, ये बैलेंस शीट के अंदर आएगा, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में आएगा। किधर आएगा, लायबिलिटी साइड में आएगा। ठीक है, बैलेंस शीट अगर बनाना पड़ेगा तो लायबिलिटी साइड में आपको लिखना है, और रिलेटेड आइटम में, रिलेटेड एक्सपेंसेस में, जैसे सैलरी है तो सैलरी के अंदर आपको ऐड करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो आपका जो इस चैप्टर के अंदर जो काम होने वाला वो सिर्फ इस पार्ट का होने वाला है, बैलेंस शीट वाले पार्ट का नहीं होने वाला, वो फाइनल अकाउंट का पार्ट है। उसी तरीके से अगर हम प्रीपेड की बात करें तो ध्यान से देखिए, इसका जस्ट अपोजिट होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा। एक्सपेंसेस में से माइनस करेंगे। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, आपने यहां का पैसा आपने यहां दे दिया, एडवांस में दे दिया। मतलब 12 महीने के खर्चे होना था, आपने 14 महीने के कर दिए, 2 महीने का ज्यादा दे दिया। जबकि आप बना क्या रहे हो, आप तो 12 महीने का ही बना रहे हो अकाउंटिंग। तो 14 मंथ्स के एक्सपेंसेस दिख रहे हैं, उसको 12 मंथ्स में लाने के लिए क्या करेंगे, 2 मंथ्स का माइनस करेंगे एक्सपेंसेस, तो 12 महीने का आ जाएंगे।
तो इफेक्ट क्या हुआ, माइनस करेंगे रिलेटेड एक्सपेंसेस में, और दूसरा इफेक्ट होगा इसका बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। ये पहला इफेक्ट है, ये दूसरा इफेक्ट है, ये पहला इफेक्ट है और ये आपका दूसरा इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट सब बैलेंस शीट से रिलेटेड है। उसी तरीके से जब हम इनकम में आएंगे, ध्यान से देखिएगा, इनकम में भी दो बातें होंगी। एक होता है एक्रूड, ध्यान से देखना बच्चों मेरे, एक्रूड, ACCRUED, एक्रूड कह लें या इसका नाम है अर्न, अर्नड, ठीक है। और दूसरा होता है अनएक्रूड, अनएक्रूड, या इसका दूसरा नाम होता है अनअर्न्ड, ठीक है। ऐसा पैसा जो नहीं कमाया पर मिल गया, इसका मतलब ऐसा पैसा जो मिल गया, मतलब कमा लिया बट मिला नहीं हमें, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा साहब, जैसे आप 12 मंथ्स की अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको तो 12 महीने के खर्चे लेना है, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि आपको 11 महीने के पैसे मिले हैं, जबकि आपने पूरे 12 महीने की सर्विसेज दे दी है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने पूरे 12 महीने पढ़ा दिए, बट मुझे अभी 11 महीने की फीस मिली है। 12वें महीने की फीस स्टूडेंट ने कहा कि साहब हम अगले महीने, पापा की सैलरी 1 से 5 के बीच में आती है तो 5 अप्रैल के दिन दे देंगे। तो मीन्स मार्च के महीने की सैलरी मुझे, मार्च महीने की फीस मुझे नहीं मिली, बट मैंने पढ़ा तो दिया, मैंने अर्न तो कर लिया, एक्रू तो हो गया, बट मिला नहीं है। द इनकम विच इज अर्न बट नॉट रिसीव्ड इट, ये इसकी डेफिनेशन है। तो क्या करेंगे साहब, इसका ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। इसका ट्रीटमेंट होने वाला है, ऐड किया जाएगा और बैलेंस शीट के एसेट में लिखा जाएगा। इनकम की बात कर रहे हैं तो बट नेचुरल सी बात है, इनकम में ऐड करना, यानी प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में प्लस करना है, ठीक है। और इसका दूसरा इफेक्ट अनएक्रूड या अनअर्न्ड का मतलब क्या होता है, द इनकम विच इज रिसीव्ड इन एडवांस बट नॉट अर्न्ड येट, जस्ट इसका उल्टा, कि हमें पैसा एडवांस में, किसी बच्चे ने फीस एडवांस में दे दी कि सर आप एक काम करो ना, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च की फीस एडवांस मिल लो, पूरे साल की एडवांस मिल लो, तो क्या मैंने साल भर पढ़ा दिया, क्या नहीं पढ़ाया। तो जो पैसा मुझे एडवांस में मिल गया, जितना पैसा मुझे एडवांस में मिल गया, वो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो मुझे कहां लिखना चाहिए, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखना चाहिए, ठीक है। और चूंकि मैंने कमाया नहीं तो मेरी इनकम भी नहीं है, जब इनकम नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो इनकम में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बस इतनी सी कहानी है इस पूरे चैप्टर के अंदर। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे, छोटी सी वीडियो मैंने बनाया है, इसकी जो नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में करके दिखाऊंगा। 2 क्वेश्चन बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके टीएस ग्रेवाल के अंदर, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 3 है आई थिंक। ये दोनों क्वेश्चन कर लेंगे, बड़े इत्मीनान से कर लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर उसको कर लेते हैं तो आपके लेवल पे आपका काम खत्म हो जाता है और कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं एग्जाम में, ठीक है। तो जब हम करेंगे तो कैसे करना है वो भी हमें देखना है। हमें कैसे करना है, हमें करना है इस चार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। किधर लिखना है, हमारी कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड में चार्ट बना के रख लेना है। फिर क्वेश्चन को रीड करना है और चार्ट को देख करके, क्वेश्चन रीड करेंगे, चार्ट को देख करके अगर प्लस करना होगा तो प्लस कर देंगे, माइनस करना होगा तो माइनस कर देंगे, एक्रूड होगा तो प्लस कर देंगे, अनएक्रूड होगा तो माइनस कर देंगे, और फाइनली हमारा आंसर आ जाने वाला है 101%। कहीं कोई दिक्कत वाली बात रहने नहीं वाली है, ठीक है। तो बस इतनी सी कहानी होती है इस चैप्टर के अंदर। अगर आप देखें तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर के अंदर बस इतनी सी ही कहानी है। मतलब चार्ट अगर आपने समझ लिया है तो कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। और आपके 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है मैक्स टू मैक्स। इसकी जो क्राइटेरिया है, इसका जो वेटेज है वो 4 मार्क्स का वेटेज मैक्सिमम आता है। एमसीक्यू में 1 आध नंबर का कभी पूछ लेते हैं, बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर आते हैं तो 4 मार्क्स का आता है, मिनिमम 3 मार्क्स मैक्सिमम 4 मार्क्स। और 101% माय डियर स्टूडेंट्स 4 मार्क्स आपकी झोली में आ जाने वाले हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। और आप देखो, अगर हम इस चार्ट को बना लेते हैं, इस चार्ट को बनाने के बाद कितना आसान है, चार्ट तो रट भी जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन करने के बाद आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर उसके हिसाब से प्लस माइनस कर लो, बात खत्म हो गई। फिर तो आपके लिए लोड भी नहीं आने वाला है और कैसा भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे। अच्छा, ये चैप्टर है क्यों, ये चैप्टर बेसिकली इसलिए बनाया गया कि जब एडजस्टमेंट आए फाइनल अकाउंट में, सेकंड लास्ट चैप्टर है आपका फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट, तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, उसमें आपको डबल इफेक्ट देने पड़ते हैं हर एडजस्टमेंट के, तो ये वहां के लिए ये चैप्टर बनाया हुआ है। बट यहाँ स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रैक्टिस करा रहे हैं क्योंकि बच्चे का लेवल अभी स्टार्टिंग में होता नहीं, इसलिए वो गलतियां कर देता है, ठीक है। ऐसी कोई बात है नहीं, बहुत आसानी से हो जाने वाला, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे, चार्ट वार्ट पसंद आए भाई मेरे, तो लाइक शेयर कर देना,
और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर तो करना ही है, और अगर अच्छी ना लगे भाई मेरे तो बिंदास अनसब्सक्राइब कर देना और डिसलाइक बटन भी ऑन कर देना, डिसलाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना। ठीक है, देखो मुझे लाइक से ज्यादा जरूरी है कि आपके डिसलाइक्स क्या हैं, मैं समझूं तो सही कि आप मैं कहां गलतियां कर रहा हूं और आप लोग क्या चाहते हैं मुझसे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एजुकेटर के लिए या किसी भी यूट्यूबर के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए। लाइक से ज्यादा डिसलाइक्स उसके लिए इंपॉर्टेंट हैं ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार कर सके, इंप्रूवमेंट ला सके। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।